नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं शिवांश निगम स्वागत करता हूँ आप सभी का द शिवांश निगम वे में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो जब रिलायंस रिटेल की न्यूज़ आई थी तब मेरा मन किया था उस वीडियो को बनाने का। बट जैसा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग कह गए हैं कि इंसान को कोई भी काम तब नहीं करना चाहिए जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो इसलिए मैंने वो वीडियो तब नहीं बनाई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ टाइम बीतने देते हैं मेरे जो इमोशंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर था रिलायंस रिटेल का। तो जब वो न्यूज़ आई, बात करेंगे वो न्यूज़ क्या है, बट जब वो न्यूज़ आई तो थोड़ा गुस्से में भी था और दुखी भी था, दोनों ही चीज़ें एक साथ थी। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है गलत वीडियो बन जाए। फिर कुछ टाइम बीता, गुस्सा भी शांत हो गया, दुख भी कम हो गया, और फिर भूल ही गया वीडियो बनाने की बात को लेके। मतलब एकदम ही इस चीज़ को भूल गया। बट आज जब मैंने यूट्यूब खोला तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई जब मुझे लगा कि यार, ये बात तो मतलब मुझे भी अपनी बात यहाँ पे रखने का एक मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है जिस पे सब्सक्राइबर्स की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। हाँ, ये अलग बात है कि वो सब्सक्राइबर्स मेरी ही गलती की वजह से व्यूज़ नहीं आते हैं, बिकॉज मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ। तो व्यूज़ कहाँ से ही आएंगे? क्योंकि आजकल जो लाइक एक स्पेस बन गई है, जिस तरीके का यूट्यूब का जो स्पेस है वो ऐसा है कि आप अगर डेली दिखोगे या डेली आपकी वीडियोस लोगों को मिलेंगी तो ही कहीं ना कहीं आप वहाँ पे पॉसिबल है कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने। नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। और क्योंकि मेरे जो और जो काम है मेरे पास, लाइक मैं अभी एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम करता हूँ और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में काम करता हूँ। तो बेसिकली वहाँ पर ही मेरा बहुत टाइम लग जाता है। सुबह मैं 11 बजे लगभग ऑफिस ज्वाइन करता हूँ और रात को अ, 9, 9:30 या 10 बजे के आसपास मैं फ्री होता हूँ। तो बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती है, क्योंकि जो एनर्जी बची होती है उसको स्टॉक्स की एनालिसिस करने में यूज़ करना पड़ता है। तो वीडियो बनाने का ना मौका मिल पाता है, समय बिल्कुल नहीं रहता है। बट हाँ, आज क्योंकि सैटरडे था, छुट्टी थी, तो इसलिए रात के 11 बजे बैठ के ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और सिर्फ इस वीडियो में मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ एक लोगों को अवेयर कराना। देखो, इस वीडियो में मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम लूँगा ज़रूर, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए नाम लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, यहाँ तक कि ये भी कहता हूँ कि उन्हीं को देख के मैं सीखा हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ उसमें ये नहीं कहूँगा कि सारा रोल उनका है, बट हाँ, कुछ हद तक रोल उन लोगों का भी है। तो बिल्कुल बहुत इज्जत करता हूँ उन यूट्यूबर्स की भी, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे ये कोई रैंट वीडियो नहीं होने वाली है जहाँ पे मैं सिर्फ ये कहने वाला हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं ये आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो जिससे आपको अवेयर होना चाहिए, और फिर उस नॉलेज के बाद भी आप जो भी डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में हम लोग सारी नॉलेज के बाद, सारी एनालिसिस के बाद कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वहाँ पे आज की डेट में आपको नहीं पता चलता है कि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे कि अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस की है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है, आपका वो डिसीजन गलत नहीं है। आज की डेट में आपका वो डिसीजन सही है। वो डिसीजन लॉस में जाता है या प्रॉफिट में जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो आजकल के नए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि आजकल तो कोई भी इन्फ्लुएंसर है। अब ये वो ज़माना तो रहा नहीं कि एक कैमरामैन है बॉलीवुड का और वहाँ पे जो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा वही एक्टर नहीं। आज तो सबके पास कैमरा है तो सब एक्टर है। तो बात करते हैं इन चीज़ों की। तो सबसे पहले आपको एक मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हुआ क्या है यहाँ पे, और फिर बात करूँगा कि इसमें मेरा भी मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि वीडियो का जैसे टाइटल है हाउ आई लॉस्ट मनी इन अनलिस्टेड शेयर्स एंड हाउ यू कांट, लाइक एक्चुअली सोच रहा हूँ टाइटल होना चाहिए आई लॉस्ट मनी इन अनलिस्टेड शेयर्स सो यू डोंट हैव टू। तो एक न्यूज़ है वैसे, मतलब ये न्यूज़ तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी, बट मैं चलो लाइव मिंट की वेबसाइट से आपको ये न्यूज़ बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या है, रिलायंस रिटेल जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मैं यूज़ करता हूँ वो है, पहले इसका नाम था लीड ऑफ, अब इन्होंने नाम चेंज करके प्रिसाइज कर लिया है अपना नाम। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको अनलिस्टेड शेयर्स की एक्सेस देते हैं। बेसिकली ये जो मार्केट है, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे एक टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस शेयर को खरीद सकता हूँ अभी, और जब इसका आईपीओ आएगा
तो 1 साल का एक लॉक इन पीरियड ज़रूर रहता है, कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताता है, ठीक है। सारे यूट्यूबर प्रचार कर देंगे इस प्लेटफॉर्म का, बट ये नहीं बताएंगे कि 1 साल का लॉक इन भी रहता है शेयर बेचने में। सबको ये लगता है कि मैंने टाटा टेक का शेयर यहाँ पे खरीद लिया, अब जब IPO आएगा मैं तुरंत बेच दूंगा। नहीं, तुरंत नहीं बेच सकते, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है, ठीक है। बट चलो बात करते हैं क्या हुआ है। तो रिलायंस रिटेल का एक यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर था, पहले पहले हुआ करता था, अब आपको नहीं दिख रहा होगा। अब इसलिए नहीं दिख रहा होगा कि अब कोई मतलब नहीं है उस शेयर को बेचने का, ठीक है। तो हुआ क्या कि रिलायंस की जो कंपनी है, या कहूँगा रिलायंस रिटेल जो है, यहाँ पे जैसे लिखा है मुकेश अंबानी लेड रिलायंस रिटेल, ठीक है। तो इन्होंने एक फैसला किया, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में कहें तो इनके फैसले का नाम है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बट मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं समझ आती। मैं मानता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन जहाँ पे भी है ना, वहाँ पे बस रीज़न ये है ताकि पब्लिक को समझना है। कुल मिला के तो ये फ्रॉड या स्कैम मानूंगा मैं इसको। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि रिलायंस रिटेल के जितने भी शेयर्स पब्लिक के पास हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। मैं कहता हूँ क्यों पब्लिक के पास ही, क्यों? आपने सिल्वर लेक को जो रिलायंस के शेयर रिटेल के शेयर बेचे थे कोविड के टाइम पे, उसको कैंसिल कर दो ना। नहीं कर सकते उसको कैंसिल, क्योंकि वो लोग आ जाएंगे अपने लॉयर्स के साथ। पब्लिक वाले कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक की सुनता ही कौन है भाई, है ना। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे प्रॉब्लम नीयत की है, ठीक है। तो चलो खैर, इस पे अब क्या ही बात करें। तो रिलायंस रिटेल ने कहा कि ये सारे जो जितने भी शेयर्स पब्लिक के पास हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब बहुत अजीब लग रहा है सुन के कि कोई कंपनी कहे कि मेरे शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई कुछ तो पैसा मिलेगा ना इसके बदले। लाइक नॉर्मली कंपनीज जब ऐसा करना चाहती हैं तो वो, अब इसका रीज़न क्या दिया? इसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि हम चाहते हैं कि रिलायंस जो है वो प्राइवेट कंपनी रहे, हम चाहते हैं पब्लिक के पास कुछ भी ना रहे। पब्लिक के पास अभी फिलहाल 1% लगभग शायद मुझे लगता है होल्डिंग थी रिलायंस रिटेल की, जो कि ये कह रहे हैं कि ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कह रहे हैं क्या कि अब ख़त्म है वो, ठीक। और चलो ठीक है, इसका तरीका एक होता है कि कंपनी जो है जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो एक बायबैक लाती है, और वो ये कहती है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके कुछ प्रीमियम पर वो लाइक शेयर्स बाई करती है पब्लिक से। मुझे लगता है कि आमतौर पे जितनी भी कंपनीज बाईबैक लाती हैं वो करंट मार्केट प्राइस से 20 से 25% का भी प्रीमियम पे करने को रेडी होती हैं। बट रिलायंस रिटेल ने ऐसा नहीं किया। रिलायंस रिटेल जहां निफ्टी 18,000 के भाव पे चल रहा था, मार्केट एकदम एक्सट्रीम बुलिश मोड में थी, वहां रिलायंस रिटेल कहता है कि हमने दो जो इंडिपेंडेंट मतलब कंपनीज हैं, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग दो हमने कंपनी से जो है पूछा और जाना कि शेयर की सही जो फेयर वैल्यूएशन है वो क्या होनी चाहिए। एकदम एक्सट्रीम बुलिश मार्केट में इनको फेयर वैल्यूएशन पे वो शेयर वापस खरीदना है, ठीक है। एकदम एक्सट्रीम बुलिश मार्केट में फेयर वैल्यूएशन, मैं कहता हूँ 2020 में खरीद लेते फेयर वैल्यूएशन पे, जब आपका शेयर रिलायंस रिटेल का 1,000 रुपये के भाव पर टूट गया था, तब खरीदते आप 1362 पे। लेकिन चलो, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि रिलायंस रिटेल ने कहा ये सारे शेयर्स कैंसिल्ड हैं, यहाँ पे पब्लिक की कुछ नहीं सुनी जाएगी, मैं ये सारे शेयर्स फोर्सफुली पब्लिक से वापस ले रहा हूँ। 1362 का प्राइस उनको पर शेयर मिल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस इस न्यूज़ के आने से पहले रिलायंस रिटेल का 3200 रुपये चल रहा था, 3200 रुपीज़ चल रहा था। उस शेयर को ये 1300 रुपये पे खरीदेंगे, और यहाँ पे आपके पास कोई डिसीजन नहीं, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। ये शेयर्स ये कंपलसरी है, आपको बेचना ही होगा शेयर, मतलब शेयर ऑटोमेटिकली वो कैंसिल है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और वो शेयर खत्म, ठीक। तो ये एक तरीके से लीगल गुंडागर्दी वाला तरीका नहीं हो गया? आपके पास ज़मीन है, अच्छा, ये काम कभी कभी सरकार कर सकती है, अगर जैसे मान लो कोई जैसे मान लो मुझे कहीं डेवलपमेंट के लिए कुछ एयरपोर्ट बनवाना है या कोई फ्लाईओवर बनवाना है या कोई रोड बनवानी है, और वहाँ पे किसी किसान की ज़मीन है और मुझे वो ज़मीन चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये काम सरकार कर सकती है। रिलायंस सरकार तो नहीं है, तो और फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप इतनी बड़ी कंपनी हो, आप ऐसे बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस कैसे ले सकते हो, जहाँ पर एक जगह आप अपने शेयर्स खुद ही दे देते हो पब्लिक को, और फिर आप कहते हो कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, वापस ले लेते। अच्छा, गलती अगर आपकी है तो पब्लिक क्यों इसका खामियाजा भुगते? अगर आपकी गलती है तो आप कहते हो कि ठीक है 3,000 का प्राइस चल रहा है, हम इसका जो 20% प्रीमियम है वो पे करते हैं, वापस बाईबैक कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपको अगर 1300 रुपये पर बाईबैक करना था तो आप इसको ऑप्शनल बाईबैक बनाते। अब यहाँ पे कुछ बड़े महान यूट्यूबर्स हैं जिनका फाइनेंस की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, बट अभी वो फाइनेंस के भी गुरुज बन गए हैं। तो इनकी वीडियोस पे मैंने तो कमेंट किया है, बट इन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया है, ठीक है। बट अगर मेरी इस वीडियो को
वैसे तो मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ दोस्तों, तो मेरी ये वीडियो इन तक तो नहीं पहुँचने वाली, बट अगर पहुँचती है और अगर ये चाहे मुझसे बात करना फेस टू फेस किसी पॉडकास्ट में, तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ इस चीज़ के लिए। बट ऑब्वियसली ये नहीं करने वाले। तो इन्होंने यहाँ पे एक शॉर्ट डाला है कि आपके शेयर्स क्या, अब इसको मैं प्ले करूँगा तो शायद कॉपीराइट आ जाए, तो मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ये एक बहुत छोटा सा शॉर्ट है, आप जाके सर्च करके देख सकते हो। इन्होंने ये वाला जो शॉर्ट है इसमें बताया है कि रिलायंस रिटेल के जो शेयर्स है वो कैंसिल हो गए हैं, क्या कोई कंपनी अपने शेयर्स कैंसिल भी कर सकती है, ऐसा कुछ एक स्किट टाइप की इन्होंने प्ले की है। और उसमें फिर फाइनली इनका कंक्लूजन ये है कि इसमें हमारी गलती है, इसमें इन्वेस्टर्स की गलती है, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी तो एक फेयर वैल्यूएशन आपको दे रही है ना। 1362 रुपीज़ का फेयर वैल्यूएशन कितना फेयर है वो भी चलो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। क्योंकि ना जब तक इनका जो लॉजिक है वो ये है कि कंपनी तो आपको एक फेयर प्राइस दे रही है, आपकी गलती है कि आपने वो क्यों खरीदा। यू नो 2500 या 3000 और बीच में 4000 भी भाव चला गया था एक इसका, तो आप पब्लिक की गलती है कि उसने 3000 पे क्यों खरीदा, 4000 पे क्यों खरीदा। अच्छा ठीक है, जो फेयर वैल्यूएशन की कंपनी का है वो लगभग 800 रुपये पर शेयर आया है। अभी कुछ डेटा सोर्सेज के मुताबिक या कुछ न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक रिलायंस रिटेल जो है वो रिलायंस का लगभग 60% है रिलायंस का। और मैं आपको ये भी बता दूं जानकारी के लिए दोस्तों कि रिलायंस रिटेल हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ी है, डी मार्ट से बड़ी है, देश की नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी के मामले में। तो इन जितनी जो लिस्टेड कंपनीज है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं हो रही है दोस्तों। रिलायंस का 60% जिस कंपनी के पास है वो कंपनी रिलायंस रिटेल है। जियो जिस कंपनी के अंदर आता है वो कंपनी रिलायंस रिटेल है। तो जियो भी इसके अंदर आता है, शायद अजियो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी इसके अंदर आता है। रिलायंस का बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस इस कंपनी के अंदर आता है, और जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो भी इस कंपनी के अंदर आते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी बिल्कुल ना समझना आप इसको। अनलिस्टेड ज़रूर थी, लिस्ट नहीं हुई थी मार्केट में, बट कंपनी छोटी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि 800 रुपये पर शेयर ये होना चाहिए, यानी आप इसकी मार्केट कैप लगभग आप लगा रहे हो 8 लाख करोड़ के आसपास। तो इस हिसाब से अगर ये 60% है लेट्स से रिलायंस का, ठीक है, तो रिलायंस की, चलो मैं पेरेंट कंपनी की मार्केट कैप की बात करता हूँ, ठीक है। तो रिलायंस की जो पेरेंट कंपनी की मार्केट कैप है वो आपके हिसाब से होनी चाहिए, सॉरी 100 बाई डिवाइडेड बाई 60 करना था, इंटू 8। तो आपके हिसाब से 13 लाख करोड़ के आसपास होनी चाहिए पेरेंट कंपनी की मार्केट कैप। लिस्टेड मार्केट में 18 लाख करोड़ पे चल रही है मार्केट कैप। तो आपका वैल्यूएशन कितना फेयर है। आप ये तो कह रहे थे कि चलो अनलिस्टेड मार्केट है, प्राइवेट मार्केट है, न्यूज़ वाले कह रहे थे, आप नहीं, सॉरी, वो यूट्यूबर नहीं कह रहे थे, पर न्यूज़ वाले कह रहे थे कि प्राइवेट मार्केट के वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं है। चलो लिस्टेड मार्केट के वैल्यूएशन का तो मतलब है। मैं कह रहा हूँ कि जो इन कंपनीज ने वैल्यूएशन निकाली है रिलायंस रिटेल की, उसके हिसाब से 8 लाख करोड़ मार्केट कैप रिलायंस रिटेल की है, तो 13 लाख करोड़ होनी चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। बट मार्केट में तो 18 लाख करोड़ चल रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं कहती कि मैं फोर्स बायबैक कर रहा हूँ अपने सारे पब्लिक, क्योंकि वो लीगल नहीं है ना सर, वो अलाउड ही नहीं है। अगर आपको जो लिस्टेड शेयर्स हैं वो बायबैक करने हैं ना, तो आपको मार्केट प्राइस से ऊपर देना पड़ेगा। तो ये वैल्यूएशन कितना फेयर है और कितना जस्टिफाइड है वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि लिस्टेड मार्केट में भी ये वैल्यूएशन नहीं है। मैं तो ये नहीं समझ पाता ना सर। बीच में एक न्यूज़ आई थी हमारे पास कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो नेगेटिव में चला गया है। आपको पेट्रोल फ्री में मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था ना। पेट्रोल का प्राइस बिल्कुल ज़रा भी घटा क्या? नहीं घटा ना। तो वैल्यूएशन का मुझे नई मीनिंग समझ में आता है जब, अच्छा चलो वैल्यूएशन, चलो मेरी गलती है, मैं वैल्यूएशन नहीं समझ पाया, ठीक है। ये क्या है, सीए रचना रहाणे का चैनल है, ये तो सीए हैं भाई, वैल्यूएशंस तो यही लोग निकालते हैं, ठीक है। चलो मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझे वैल्यूएशन नहीं पता, इनको तो पता होगा। इन्होंने एक जो वीडियो बनाई है आज से 1 साल पहले, हाउ टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड शेयर्स, इसमें इनकी नंबर 1 रिकमेंडेशन रिलायंस रिटेल है, ठीक है। पिछले 1 साल में रिलायंस रिटेल 1000, 1200, 1300, 1500 इस भाव पे तो गया ही नहीं है। उल्टा रिलायंस तो 4000 के भाव को टच कर दिया है। मैंने, मुझे लगता है अभी दिखाऊंगा मैंने किस प्राइस पे लिया था। बट कहने का मतलब क्या है कि अगर इन्होंने 1 साल पहले वीडियो बनाई है और इनका नंबर 1 रिकमेंडेशन रिलायंस रिटेल है, तो ये तो सीए हैं, क्या इनको भी वैल्यूएशन नहीं आता है? ठीक है। अब तो क्या बोला जाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, इन लोगों ने बस व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए वीडियो बनाई है। मैं बताता हूँ दोस्तों इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये है कि इंडिया में शायद मुझे लगता है 6 से 8% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें भी मतलब एक्टिव इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्ट स्टॉक्स में करते हैं वो बहुत ही कम है।
बहुत सारे तो बस डीमैट अकाउंट ओपन होके ख़त्म हो गए। फिर मतलब जब एक्टिव इन्वेस्टर्स ही इतने कम हैं तो अनलिस्टेड मार्केट में तो कौन ही जा रहा होगा, है ना। फिर अनलिस्टेड मार्केट में भी जितने लोग जा रहे होंगे उसमें से रिलायंस रिटेल का शेयर कितनों के पास होगा। तो कुल मिला के इनको पता है कि इनके जो वीडियो है उस पर अगर 291 के व्यूज़ है ना, तो इसमें से शायद मुश्किल से कोई 1000 लोग होंगे, ज़्यादा बोल दिया, 500 लोग होंगे जिनके पास वो शेयर होगा। उनको ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं ना, वो सब सोचेंगे अरे यार हम तो बहुत समझदार हैं, देखो हमने ये गलती नहीं की, अच्छा हुआ इन्होंने ये नॉलेज हमको बता दी कि कंपनी का वैल्यूएशन भी समझना होता है इन्वेस्ट करने से पहले। वैल्यूएशन इज़ अ जोक। अगर वैल्यूएशन सही बात होती तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से जहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिलायंस 13 लाख, अरे कैलकुलेटर बंद कर दिया क्या मैंने, तो रिलायंस 13 लाख करोड़ का है मार्केट कैप उन उन कंपनीज के वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। तो निफ्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? अगर रिलायंस की वैल्यू 18 से 13 हो रही है, तो यानी इन्होंने लगभग 27% का डिस्काउंट मारा है ना। 27 हम 27 मान रहे हैं, मतलब 27% रिलायंस की वैल्यू कम है। अगर रिलायंस की करंट मार्केट कैप है 18 लाख करोड़, ये कह रहे हैं कि नहीं फेयर वैल्यूएशन है 13 लाख करोड़। और ये वैल्यूएशन मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वैल्यूएशन वो है जो ये बता रहे हैं रिलायंस रिटेल की कि ये फेयर वैल्यूएशन है, ठीक है। तो ये अगर कह रहे हैं 13 लाख करोड़, तो इसका मतलब है कि रिलायंस अभी जो चल रहा है वो 27% प्रीमियम पे चल रहा है लिस्टेड मार्केट में, ठीक है। लिस्टेड मार्केट और लिस्टेड मार्केट और अनलिस्टेड मार्केट के बीच एक फर्क भी बता देता हूं मैं। अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप चाहते हो शेयर खरीदना, तो वो शेयर आपको सामने से कोई बेचने के लिए तैयार हो तभी आपको वो शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब डिमांड थोड़ी सी हाई रहती है, तो उसका भी कुछ प्रीमियम रहता है वहाँ पे। भाई ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत रेयरली अवेलेबल है, उस चीज़ को आप खरीदना चाहते हो तो आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। बट नहीं, ये तो कह रहे हैं कि फेयर वैल्यूएशन है। मैं भी झंडा पोस्टर लेके निकल जाऊं कि क्रूड ऑयल तो नेगेटिव प्राइस पे बिक रहा है, मुझे पेट्रोल तुम दो 30 रुपए लीटर, मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। वैल्यूएशन क्या होता है यार? किसी चीज को मैं अगर बाहर मार्केट में जिस प्राइस पे खरीद सकता हूं वो उस चीज की वैल्यू है, या फिर जो हमने किताब पे निकाल लिया वो वैल्यू है? यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे बस बुकिश सारी नॉलेज है। मार्केट प्राइस 3000 रुपए अगर उसका चल रहा है, मुझे आप ये बताओ कि वैल्यूएशन से क्या मतलब है, ठीक है। और अगर वैल्यूएशन से मतलब है तो अभी जो निफ्टी की वैल्यूएशन मैं इनके हिसाब से निकालूंगा, उस वैल्यूएशन पे मुझे निफ्टी दे दो, मैं अपना घर बेच के निफ्टी खरीद लूंगा आपसे। अभी दे दो मुझे। नहीं दे सकते हो तो फिर ये सब वीडियो फालतू की बिल्कुल मत बनाया करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा कि 27% का डिस्काउंट है इस वैल्यूएशन में। तो चलो निफ्टी अभी मान लो 19,800 चल रहा है, ठीक है। और वो भी भैया 19,800 क्यों मानूं मैं? जब इन्होंने वीडियो ये सब बनाई थी तब 18,400 इस भाव पे था, तो मैं 18,400 मानूंगा। तो 18,400 का 27% का अगर डिस्काउंट करेंगे तो कितना, 100 माइनस 27, 73, राइट, ठीक है। तो निफ्टी है 13,432। अब मुझे निफ्टी दो आप 13,432 रुपये पे, मैं तैयार हूँ अपना घर बेच के पैसा लगाने के लिए, और मैं कल ही ओपन मार्केट में उसको सेल कर दूंगा, है ना। जो भाव चल रहा है 19,400 500 ऐसा कुछ। तो दे सकते हो क्या आप? नहीं दे सकते हो ना, तो वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? अरे किसी चीज़ को मैं खरीद सकता हूँ भाई। मैं बाजार में जा रहा हूँ बिस्किट खरीदने, और मैं वहाँ दुकानदार से लड़ने लगूँ इसकी ये वैल्यूएशन तो नहीं है, देखो ये किताब में तो ये लिखा हुआ है ना, इसके पास, इस बिस्किट की कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, मैन्युफैक्चर एसेट्स, चलो छोड़ो गलत बोल दिया, इस बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इतनी है, रॉ मटेरियल तो इतना लगा है, सप्लाई चेन में इतना खर्च हुआ है, तो मुझे इतने का क्यों मिल रहा है? भाई उसका डिसीजन है कंपनी का, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे यही कहूँगा रिलायंस की कंपनी से भी, आप कह रहे हो ना कि 1300 रुपये फेयर वैल्यूएशन है, तो आपको ज़बरदस्ती क्यों ये शेयर लेना पड़ रहा है इन्वेस्टर से? अगर ये वैल्यूएशन इतना ही आपका फेयर है तो आप इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दे दो ना कि भाई शेयर आपके पास है, मुझे ये शेयर लेना है आपसे, ठीक है। मैं 1300 रुपये का प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएशन अच्छा है तो आप प्लीज़ मुझे ये शेयर बेच दीजिए। ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही तो होता है ना। बट यहाँ पे तो वो नहीं हो रहा ना। तो ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये लोग पता नहीं क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने तो आपको बता ही दिया खैर कि इनके 291 के जो व्यूज़ हैं उसमें से मैक्सिमम व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए इन्होंने वो स्टैंड ले लिया है, क्योंकि ये लोग व्यूज़ के लिए काम करते हैं सर, सिंपल सी बात है, और क्या, ठीक है। क्योंकि भाई वैल्यूएशन ना सीए रचना राणे को करना आता है, तो मुझे तो क्या ही करना आता होगा, है ना। चलो फिर एक और है। अब देखो एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, सीए रचना राणे जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस का उनका एक कोर्स है जो मैंने किया है,
और बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो अनलिस्टेड मार्केट में कदम रखने से पहले वो कोर्स मैंने किया था, बट मुझे नहीं लग रहा था कि रिलायंस रिटेल 1300 के भाव पे मुझे मिलने वाला है। सच बताऊं तो मैंने वैल्यूएशन उसकी निकाली थी, और मेरे हिसाब से जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज थी डी मार्ट, उसकी मैंने प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर किया था रिलायंस रिटेल का प्राइस टू बुक वैल्यू, और मेरे हिसाब से रिलायंस रिटेल का फेयर वैल्यूएशन तब आ रहा था 1500 रुपये, उस वैल्यू को कंपेयर करके जहाँ पे डी मार्ट पब्लिकली लिस्टेड था, ठीक है। उस वैल्यूएशन को कंपेयर करके, अब ये मैंने तब किया था जब मैंने खरीदा था शेयर, उस टाइम पे मैंने किया था। बट होता क्या है ना दोस्त, वो वैल्यूएशन आप कुछ भी निकालते रहो वो नहीं मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे ये सोचूंगा ना कि मैं निफ्टी तब खरीदूंगा जब 13,000 रुपये, देखो इस वीडियो का मेन जो उद्देश्य है ना, वो यहाँ पे किसी भी इंसान को बुरा भला बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग ना वीडियोस ज़रूर बना रहे हैं, बट इनका मोटिवेशन आपको एक फ़नी वे में नॉलेज देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक फ़नी वीडियो है तो मेरे को फ़नी तो नहीं लगी, बट हो सकता है पब्लिक को लगे, जिसका निवेश नहीं था उसको लगेगी फ़नी, ठीक है। उसको लगेगी कि अच्छी वीडियो है, अच्छी नॉलेज है, ये है वो है, ठीक है। आप, मैं कहता हूँ ना, आप एक ऐसी वीडियो बनाओ और आप पब्लिक से कहो कि निफ्टी जब 13,400 आ जाएगी ना तब निवेश करना, बैठे रहना 2030 तक, नहीं आने वाली। और 2030 में भी कब आएगी, अगर कोविड जैसा कोई सिनेरियो फिर रिपीट हो गया, या मतलब कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, तो मतलब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा तब आएगी ये मतलब देखो 10 साल में मार्केट में एक क्रैश तो आता ही है। हम जैसे हमने देखा 2008 में एक क्रैश आया, 2020 में एक क्रैश आया, मुझे लगता है 1991 में एक आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, बट आई थिंक 1991, 1991 1992 के बाद और 2008 के पहले, इस बीच में भी एक क्रैश आया है, शायद 2001 में आया है या 2000 में आया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट आया है। तो मार्केट में 10 साल में एक क्रैश आता है, ठीक है, बैठे रहो 2030 तक, और 2030 पे भी ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू आपको मिले, ठीक है। तो भाई उस टाइम जो वैल्यू होगी वो मिलेगी आपको, है ना। तो जैसे ये वाला क्रैश आया था 7500 तक, अब अगला क्रैश हो सकता है क्रैश ही होके 20,000 आए, क्या पता आपको। तो भाई बैठे रहो, फिर अपना अपना फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख के इन लोगों को फॉलो करना है तो सिंपल सी बात है ना। मैं तो देखो लॉजिकल बात करो आप, ठीक है, आप ऐसे अंड बंड कुछ भी हाँकने से नहीं होता है, ठीक है। आप लॉजिक के साथ बात करो कि भाई अगर आप एक जगह कह रहे हो कि नहीं रिलायंस रिटेल तो बेवकूफ़ है वो लोग जो 2500 पे लिए थे, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आज की डेट में आप भी बेवकूफ़ हो अगर आप पब्लिक से कह रहे हो कि SIP करो जाके निफ्टी में। क्यों कह रहे हो भाई, 13,000 की चीज़ आप 19,000 पे क्यों खरीदोगे, है ना। और फिर अगर आप बेवकूफ़ नहीं हो तो हम कैसे हैं सर, प्लीज़ आंसर दिस, ठीक है। तो चलो अब एक, भैया चलो छोड़ो यार, मैं नहीं बोलना चाहता, बट अब देखो इन्होंने एक साल पहले एक वीडियो बनाई थी अनलिस्टेड शेयर्स में 1 लाख लगाकर करोड़ों कमाए। तो इन्होंने देखो इनकी वीडियो, अब मैं कोई भी वीडियो प्ले नहीं करने वाला, बट यहाँ पे देखो एक रिलायंस रिटेल का आपको लोगो यहाँ पे दिख रहा है इनकी थंबनेल में, इन्होंने भी रिलायंस रिटेल की बात की है अपनी वीडियो में। और यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो बनाई कि रातों रात सारे ट्रेडरों को 1.5 लाख का लॉस। तो यहाँ पे इन्होंने रिलायंस रिटेल की बात की, ठीक है। जब न्यूज़ आने के बाद 2 हफ्ते पहले की वीडियो है कि जब न्यूज़ आ गई कि रिलायंस ने अपने शेयर्स कैंसिल कर दिए, तब इन्होंने वीडियो बनाई कि यार पब्लिक को समझना चाहिए था कि वैल्यूएशन सही नहीं थी, है ना। अब जो फेयर वैल्यूएशन है उस पर कंपनी खरीदना चाहती है, ये सारी चीज़ें। दिख गया दोगलापन, ठीक है। एक साल पहले वो शेयर अच्छा था आपके लिए, है ना। आज की डेट में अब आप, क्योंकि ये जो शेयर आपको रिकमेंड करते हैं इन्होंने खुद नहीं खरीदे हुए हैं, ठीक है। अगर इन्होंने खुद खरीदे हुए होते तो ऐसी वीडियो नहीं बनाते सर आप। हाँ फिर भी एक चीज़ मैं बोलूँगा ज़रूर कि इनका जो चैनल है वो भी ख़राब नहीं है दोस्तों, बट मैं सिर्फ, क्योंकि देखो किसी इंसान की पर्सनैलिटी पूरी सही नहीं हो सकती। आप किसी इंसान की मतलब अब इनकी चैनल पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, उसमें से मैं कोई एक वीडियो को पिन पॉइंट कर दूँ और फिर बोलूँ कि यार ये है ये है ये है। अब बिकॉज ये तो मतलब काफ़ी सारे शेयर्स के रिकमेंडेशन आपको देते हैं ना, अपने पोर्टफोलियो में ये सारे तो नहीं रख सकते, ठीक है। सारे तो नहीं रख सकते, और बहुत बार इतनी सारी वीडियो जब आप बनाते हो, इतने बिजी आप जब रहते हो, तो आप कहीं कहीं भूल जाते हो कि यार एक साल पहले तो हम ही ने बताया था रिलायंस रिटेल। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस दिन को याद होता ना कि आज से एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने रिलायंस रिटेल की बात की है, तो ये वीडियो कभी नहीं बनाते। लेकिन उन्होंने वीडियो बनाई क्योंकि इनको शायद भूल गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सारे चैनल अच्छे हैं, मैं भी इनके चैनल को देखता था, आज से मुझे लगता है
2 ढाई साल पहले देखता रहा हूँगा इनके चैनल को, तो ठीक है कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी सिखाई। इवन मुझे लगता है कि कोविड 2020 में इन्होंने एक पूरी एजुकेशनल सीरीज़ निकाली थी शायद इन्हीं के चैनल ने, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें हैं। तो देखो किसी की पर्सनैलिटी में कोई एक आध डिफेक्ट है, इसका मतलब वो पर्सन बुरा ऐसा नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ख़राब हो रही हैं, और अब ये सब लोग ना भेड़ चाल में चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो जो इन्होंने बोला कि वैल्यूएशन सही नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं बोला, आई टोटली रिस्पेक्ट है इनका। मैंने एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया बिकॉज आई थिंक इफ़ एनी वन इन मतलब यूट्यूब की स्पेस में अगर कोई ऐसा है यूट्यूबर है जिससे आप उम्मीद कर सकते हो कि उसे वैल्यूएशन निकालना आता है, डैट इज सी ए रचना रनाडे। ठीक है, और मैं कोई नहीं सोच रहा बिकॉज बाकी सब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, ये फंडामेंटल्स की भी बात करती हैं। तो इसलिए मैंने इन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने 1 साल पहले जो आपको रिकमेंडेशन दिया था उस टाइम रिलायंस रिटेल वॉज द बेस्ट, आज भी वो बेस्ट है, तो इनका रिकमेंडेशन तो सही था भाई। कंपनी ने तो अच्छा किया, बट कंपनी ही की नीयत खराब है, तो क्या किया जा सकता है। तो बात सर नीयत की है यहाँ पे, और इस अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को ये समझ में आए कि बहुत यूट्यूबर्स, और यहाँ पे मैंने तो मतलब जितना मेरी नॉलेज में जिन यूट्यूबर्स को मैं देखता था, उन्होंने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ तो मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन बहुत से और यूट्यूबर्स भी होंगे जो वीडियो बना रहे होंगे या बनाई होगी कभी 1 साल पहले, सबको तो मैं देखने नहीं जा रहा। इन लोगों के लिए भी, इन लोगों ने एक गलती की है, ये इनका पूरे चैनल को खराब नहीं कर देती, बट हाँ ये एक गलती ज़रूर है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखो अब आगे। अब मैं बताता हूँ आपको मेरा क्या इन्वेस्टमेंट था, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पे आपको लेके चलता हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा रिलायंस रिटेल मैंने 2498 के प्राइस पे मैंने बाई किया है। करंट ये प्राइस 1199 दिखा रहा है, बट इसको ऑब्वियसली मैं मतलब बेच नहीं सकता। देखो बोल रहा है दिस शेयर कैन नॉट बी सोल्ड, दिस शेयर इज़ नॉट, क्योंकि ये कैंसिल हो गया एक्चुअली ये शेयर। ठीक है, तो मुझे 1362 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे मेरे खाते में। तो कितना लॉस हो जाएगा यार मुझे, 2498 क्या हो गया, कैंसिल, 2498 माइनस 1362, और मेरे पास है 5 शेयर, तो मुझे लगभग 5680 का लॉस हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार आपके पास सिर्फ 5 शेयर हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ना। देखो आप ना किसी भी ब्लॉग, आज अगर मैं गूगल पे डालता हूँ कि हाउ मेनी शेयर शुड वन पर्सन हैव इन हिज और हर पोर्टफोलियो, या आप अगर यूट्यूब पे डालते हो आपको बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आपकी पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक होने चाहिए मैक्सिमम। रीज़न उनका ये होगा कि इससे ज़्यादा कि आपको ज़रूरत नहीं है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और इससे ज़्यादा आप मैनेज नहीं कर सकते हो। वॉरेन बफे जी तक बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ फॉर इडियट्स, लेकिन यहाँ पे मैं एक इडियट, अगर इडियट होने से मेरे पैसे बच जाते हैं ना सर, तो मैं इडियट होना ही प्रेफर करूँगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे इडियट नहीं होता तो मैं रिलायंस रिटेल में बहुत बड़ी क्वांटिटी रखा होता, क्योंकि मेरे इस पोर्टफोलियो में अगर 20 स्टॉक होते तो टोटल पोर्टफोलियो का ये 5% होता। ठीक है, आज मेरे पोर्टफोलियो में, नहीं आज तो नहीं क्योंकि मैंने अब सब बेच दिए हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से मार्केट्स बहुत ओवर वैल्यूड हैं। बट जब करेक्शन होगा उस टाइम पे मैं री एंट्री करूँगा, या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एज ऑफ मार्च 2023 मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 120 यूएस स्टॉक्स थे, प्लस इंडियन स्टॉक्स मुझे ऐड करना पड़ेगा बिकॉज 2 डिफरेंट डीमैट्स थे, बट आई थिंक इंडियन स्टॉक्स लगभग 80 से 90 के बीच में कुछ वैल्यू रही होगी। तो इतना इस हद तक मैं, और रिलायंस रिटेल उन में से सिर्फ एक स्टॉक था। ठीक है, मतलब उन 200 में से एक स्टॉक ये था। अब लोग कहेंगे तुम बेवकूफ़ हो, तुम 200 स्टॉक क्यों रख रहे हो पोर्टफोलियो में। मैं कहूँगा कि अच्छा एक बात बताना, म्यूचुअल फंड्स आपको पैसा बना के देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर किसी बंदे ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की होती 2013 में, आज से 10 साल पहले, तो उसको पैसा बना है ना। तो म्यूचुअल फंड वाले जो जो फंड मैनेजर्स हैं वो बेवकूफ़ नहीं है सर। वो अपने पोर्टफोलियो में तो 50 स्टॉक, 100 स्टॉक, 200 स्टॉक रखते हैं, और इसमें लोग म्यूचुअल फंड भी 4-5 खरीद लेते हैं। तो जब सारे लोग जो पैसा बना रहे हैं वो इतने ज़्यादा स्टॉक्स रख रहे हैं और मैनेज कर पा रहे हैं, जब जो फंड मैनेजर है वो 50-100 स्टॉक्स मैनेज कर सकता है, तो मैं सिर्फ इस डर से कि भाई मैं मैनेज नहीं कर सकता, मैं 15-20 स्टॉक रख लूँ, तो उससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड खरीद लो ना। आप डाइवर्सिफाइड नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्योंकि मुझे मनी मैनेजमेंट पता है, क्योंकि मैंने इन बड़े बड़े ब्लॉगर्स की और यूट्यूबर्स की बात नहीं सुनी, और मैंने अपने पोर्टफोलियो में 15 नहीं 200 स्टॉक रखे, इसलिए आज मुझे कुछ नहीं है। ये जो मिनिमम इसका लॉट साइज है मैंने बस वही लिया है रिलायंस रिटेल, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5,000 रुपये इज़ नथिंग फॉर मी।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा पैसा खो दिया है कि मैं ये वीडियो बनाने को बाध्य हूँ क्योंकि मेरा तो बहुत ज़मीन ही बिक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक इस चीज़ पे विचार करे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। और अनलिस्टेड मार्केट तो बिल्कुल मैं इसको जय राम जी के बोल दिया हूँ। ठीक है, अनलिस्टेड मार्केट में मुझे अब कभी कोई एक भी शेयर नहीं लेना है, क्योंकि अब मैं ये समझ गया हूँ ना कि ये शेयर कैपिटल रिडक्शन का नाम लेके कोई भी कंपनी कल को आएगी और बोल देगी कि ये फेयर वैल्यूएशन है। अरे मैं कहता हूँ चलो आपको पैसे कमाने हैं ना सर, आप एक कंपनी खोलो, उस कंपनी का अनलिस्टेड शेयर्स आप डाल दो किसी भी पोर्टल पे, ठीक है, और फिर शेयर कैपिटल रिडक्शन की बात कर दो और जाके बोल खरीद लो वापस उस शेयर को, ये स्कैम कर लो सर आप। एक लीगल लूप होल है मेरे हिसाब से। और ये जो प्रपोजल है वो अभी गया है एनसीएलटी के पास। तो और सेबी वगैरह मतलब कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट आई थिंक मेन जो सेबी है वो अगर ऑब्जेक्शन रेस करना चाहे इस चीज़ पे तो कर सकती है। और मैं चाहूँगा कि सेबी ऑब्जेक्शन रेस कर दे, बट मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो, अब आप कहोगे कि आपने रिलायंस रिटेल क्यों चुना। सर मैं जब अनलिस्टेड मार्केट की स्पेस में आया ना, तो मैंने ये देखा कि देश की नंबर वन कंपनी कौन सी है। अभी के हिसाब से तो रिलायंस है, मतलब रिलायंस टीसीएस का चलता रहता है, बट रिलायंस है। ठीक है, हो सकता है टीसीएस ऊपर चली जाए, बट रिलायंस थी। अच्छा, दूसरी टीसीएस थी। तो मैंने दो कंपनी सोची। मैंने सोचा कि भाई टाटा की कोई कंपनी है क्या जो अनलिस्टेड स्पेस में है, जो वो है टाटा टेक्नोलॉजीज़। तो उस टाइम मैंने ये दो कंपनी सोची, मैंने एक सोचा टाटा टेक्नोलॉजीज़ और एक सोचा मैंने रिलायंस रिटेल, क्योंकि भाई देश का नंबर वन जो बिज़नेस है उस बिज़नेस पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं सिर्फ किसी एक कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो। और मैं चाहता हूँ कि उस कंपनी का भी जो सबसे बड़ा जहाँ से पैसा आता है, उस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, मैं उस पर इन्वेस्ट करूँ। तो रिलायंस का अगर 60% रेवेन्यू रिलायंस रिटेल से आ रहा है, तो बस देश के नंबर वन बिजनेस का नंबर वन बिजनेस रिलायंस रिटेल। तो इट्स अ नो ब्रेनर, मैंने वो लिया। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजीज दूसरा ऑप्शन था, जिसको अगर मेरा जो मनी मैनेजमेंट का रूल है वो नहीं होता तो मैं इसको भी ले लिया होता मैंने। अब रिलायंस रिटेल बीच में 3,000 का प्राइस चला गया था, तो मुझे पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉफिट दिख रहा था। और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे हिसाब से मार्केट्स ओवर वैल्यूड थी, तो मैं इसका पूरा पोर्टफोलियो सेल कर, अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच के मैं आ रहा हूँ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे। और इसको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जो कि फ्री है पब्लिक के लिए बाय द वे, पेड नहीं है, तो उस पर भी मैंने बता दिया था कि मैं, मुझे लगता है कि मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं। 10-11% फिक्स्ड जो रिटर्न्स हैं कुछ ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स पे, वो ज़्यादा सही लग रहे हैं मुझे, तो वो किया। तो यहाँ पर भी मैं इसको सेल करना चाहता था, बट रीज़न जो कि मैं इसको सेल नहीं कर पाया, डैट इज़ बिकॉज आपको यहाँ से आप शेयर सेल नहीं कर सकते हो। आपको सेल का बटन तो दिख रहा है, बट एक्चुअली है क्या कि जब आपको अगर सेल करना है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो खैर कैंसिल हो गया शेयर, तो इसलिए आपको ऐसे बोल रहा है। बट वहाँ पे ये सेल का बटन जब मैंने दबाया तो इसने बोला कि आपको EDIS की जो स्लिप है वो आपको जेरोडा से, अब मेरे ज़रोडा के डीमैट में ये शेयर पड़ा है, क्योंकि लीड ऑफ वाले शेयर खुद नहीं रखते अपने पास, वो शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके मेन डीमैट अकाउंट में। उसके बाद आपको उस डीमैट अकाउंट से एक EDIS करके एक स्लिप है जो आपको वहाँ से मंगवानी पड़ती है, तो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उनका जो ऑनलाइन जो फॉर्म है ज़रोडा का, उसकी PDF निकलवा ली थी और उसको मतलब कुरियर करना रह गया था। उसके बाद फिर वो मुझे, अच्छा दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप उसको स्कैन करके ज़रोडा के पे एक टिकट रेस कर दो, फिर ज़रोडा वाले आपको वो DIS कुरियर करेंगे। उसके बाद फिर इनके आगे के क्या स्टेप्स हैं मुझे नहीं पता, बट वो DIS के बाद मैं होप करता हूँ कि सेल हो जाता, या मतलब आगे कुछ और है तो मुझे नहीं पता, राइट। तो उस DIS की वजह से, उस स्लिप की वजह से एक डिले हो गया। उसी जो डिले वाला जो वीकेंड था, उसी वीकेंड में ही न्यूज़ आ गई। ठीक है, तो DIS का जो फॉर्म है वो अभी भी मेरे घर पे पड़ा है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उसी में ये न्यूज़ आ गई कि रिलायंस जो रिटेल बिजनेस है उसके सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स के शेयर्स आर कैंसल्ड। ठीक है, तो अगर मैं एक हफ्ते जल्दी कर तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा वहाँ पे जल्दी हो गया होता तो ये मेरा 30% प्रॉफिट पे होता है, और फिर शायद आज की जो वीडियो है। बट कभी कभी ये भी होता है ना कि जो कुछ चीज़ें फॉर अ रीज़न होती हैं, शायद मैं आज की ये वीडियो नहीं बना रहा होता, है ना, ये शायद मैं, आई वुडेंट हैव केयर्ड फॉर दिस।
बट ठीक है, ओके। तो दो चीज़ें थी, रिलायंस और टाटा। अब रिलायंस ने तो धोखा दे दिया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये फेयर रहेगा अगर आज की डेट में कोई कहे आके कि भाई जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, पूरा स्टॉक मार्केट कैंसिल हो रहा है और निफ्टी के 13,000 के भाव के हिसाब से हर शेयर का जो भी भाव है वो सबके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और इसमें किसी के पास कोई वो नहीं है, कोई मतलब कुछ इसमें आपत्ति नहीं जता सकता, इट्स अ कंपलसरी बाई बैक। तो क्या ये चीज़ सही होती? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मतलब जो अपने राइट माइंडसेट में होगा वो कहेगा कि ये चीज़ सही है, क्योंकि ये तो एक फेयर वैल्यूएशन है, ये तो कुछ जो कंसल्टेंसी फर्म से उन्होंने निकाला है ना। तो एक्चुअली जहाँ पे लोगों का खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना, मतलब देखो क्या होता है ना कि दूर से बैठकर किसी भी चीज़ को जज करना, लाइक बोलना कि यार ये तो तुम्हारी गलती थी, राइट। देखो एक कहावत मुझे याद है कि समुद्र में जो डुबकी लगाता है ना, जो गोताखोर लोग होते हैं जो डुबकी लगाते हैं, मोती भी उन्हीं को मिलता है। ठीक है, अब जो बाहर बैठा रहेगा ऐसे हा हा करता रहेगा कि अरे देखो तुम तो गए थे डुबकी लगा के, तुमको तो मोती नहीं मिला, है ना, तो मुझे नहीं मिला तो तुमको भी तो नहीं मिला। चलो मैं पूछता हूँ इन लोगों से, हाँ मैं इन लोगों से पूछता हूँ, आप बड़े ज्ञानी हो ना सर, आप मुझे अपना अनलिस्टेड शेयर्स का पोर्टफोलियो दिखा सकते हो क्या? आप मुझे बताओ कि आपने जो फेयर वैल्यूएशन का आपको एनालिसिस पता है कि भाई हम तो बेवकूफ़ हैं, चलो हम तो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक है, हमारे पास दिमाग नहीं, आपके पास तो इतना दिमाग है ना सर, तो आप प्लीज़ अपना दिखाइए पोर्टफोलियो कि आपने फेयर वैल्यूएशन निकाल के कोई शेयर आपने बाई किया हो और उस शेयर पे आपने अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट किए हों। क्योंकि चलो ठीक है, मैं इसको भी नहीं मानता कि प्रॉफिट आपका हो या लॉस आपका हो, तो उस चीज़ को भी मैं मानूँ कि आपका डिसीजन सही था या नहीं। ठीक है, बट चलो ठीक है, आप उस चीज़ को मानते हो तो आप मुझे ये प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो दिखाइए। ऐसा होने वाला नहीं है खैर। तो फाइनली चलो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगेन मैं माफ़ी चाहूँगा अगर यहाँ पे कोई भी ऑफेंड हुआ हो, मुझे पता है कि इन लोगों की फॉलोइंग मुझसे बहुत ज़्यादा है, और अगेन मैं यहाँ पे जो भी व्यूज़ हैं मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, और मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बस एक पर्टिकुलर वीडियो के खिलाफ़ बोल रहा हूँ। तो आई थिंक ऑल दीज चैनल्स आर ग्रेट। आई थिंक लेवल और वाइजन ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को कुछ स्कैम्स किया गया, और मैं आज भी इनका चैनल देखता हूँ इस चीज़ के बाद भी, क्योंकि एक गलती ना सबसे हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो खरा। देखो ये वीडियो मैंने पूरी देखी है, ये वीडियो मैंने पूरी देखी है, ठीक है, ये वीडियो भी मैंने थोड़ी बहुत देखी स्टार्ट की, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चैनल्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बट कभी कभी ना बड़े यूट्यूबर्स भी गलती कर जाते हैं, तो ठीक है, है ना। और मुझे लगता है 13,000 पे निफ्टी तो नहीं मिलने वाली ना दोस्त आपको, अगर आप फेयर वैल्यूएशन का रोना गा के आप बैठ जाओ कि 13,000 पे निफ्टी आएगा तो मैं खरीदूंगा, ठीक है, बैठ जाओ एफटी लेके, बस कुछ नहीं है आपके पास तो फिर, है ना। तो फेयर वैल्यूएशन सर वो नहीं आने वाला था ना 1300 पे, इसलिए मेरी मजबूरी थी, मुझे लेना पड़ा। और मैं तो मतलब जब अनलिस्टेड स्पेस में आया था तो ये शायद 3200 का चल रहा था, और ये जब करेक्ट हुआ तब मैंने इसको इस प्राइस पे लिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है, और इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस 4,000 चला गया था मेरे लेने के बाद, तो गलती तो मैंने नहीं की थी, बट मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था ना। एक्चुअली मुझे भरोसा था रिलायंस पे, जो मेरी गलती बस यही थी कि मैंने रिलायंस पे भरोसा किया, मैंने सोचा कि ये देश की नंबर 1 कंपनी कहाँ ही जाएगी, बट कॉर्पोरेट है ना, ये तो आपको मारने के लिए तैयार है हमेशा। ठीक है, तो नो रिग्रेट्स, ओनली लेसन्स लर्नड। बट यहाँ पे कंक्लूजन बस ये है दोस्त कि अनलिस्टेड जो मार्केट है या अनलिस्टेड जो स्पेस है, मैंने प्रिसाइज के कस्टमर केयर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि बहुत सी कंपनीज़ ने ऐसा कुछ पहले किया है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हालांकि जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली, बट मैं मानता हूँ कि बिल्कुल किया होगा, और ये एक बिल्कुल स्कैम वाला तरीका है, अनलिस्टेड मार्केट इज़ अ स्कैम गाइस, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो मैं तो इस पोर्टल को नमस्ते कर रहा हूँ। मुझे इस तरीके से पैसा नहीं चाहिए कि जहाँ देखो कहीं मेरी गलती है ना वहाँ पे मेरा पैसा जाए, ठीक है, जहाँ मेरा डिसीजन सही है, मैंने देश का नंबर 1 बिजनेस का नंबर 1 आर्म, नंबर 1 जो विंग है वो चुना है, और वहाँ पे उस बस वो कंपनी बोल दे कि नहीं यार हमारा मन नहीं कर रहा, तुम पैसा क्यों बना रहे हो, नहीं सही नहीं लग रहा, ये शेयर नहीं है इतने भाव का, नहीं नहीं नहीं, हमारा मन नहीं मान रहा, बस इस बात की वजह, उस कंपनी की मर्जी जो है भाई, अरे यार ये कौन सी बात हुई, या मतलब हम शेयर होल्डर है तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? एक्चुअली में रिलायंस की नज़रों में नहीं है।
मतलब मेरे हिसाब से एक जो शेयर होल्डर होता है उसका मतलब ये है कि कंपनी के आप हिस्सेदार हो, कंपनी की कुछ आपके पास हिस्सेदारी है। बट बस ये बोल देना ऑल शेयर्स विल बी कैंसिल्ड, कैसा लगेगा सुन के, है ना? कैसा लगेगा आपको सुन के अगर मैं बोलूँ ऑल म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स विल बी कैंसिल्ड? चले खैर, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फाइनल हमारा कंक्लूजन यही है कि अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी बहुत रिस्की है। अगर आप ये रिस्क लेने के लिए आपको लगता है कि ये रिस्क आप ले सकते हो तो बिल्कुल करो, बट मेरे हिसाब से मैं नहीं करने वाला। अब से तो बिल्कुल नहीं करने वाला। क्योंकि ये 1300 पे आपको नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जब तक कोविड जैसी कोई सिचुएशन ना आ जाए, ये आपको अनलिस्टेड मार्केट में 1362 रुपये पे नहीं मिलने वाला। बस बात खत्म। तो वैल्यूएशन आप कितनी भी निकाल लो किताब में, जब वो शेयर आपको उस भाव पे मिलेगा ही नहीं, तो बस आपने स्टॉक मार्केट में 5 साल बिता दिए, बट 5 साल के बाद आपने खरीदा क्या? सर मैं तो कुछ खरीद ही नहीं पाया, क्योंकि कुछ तो मेरी वैल्यूएशन में आया ही नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। अरे मूर्ख, जाके निफ्टी में ही एसआईपी कर देते, रिटर्न बन गया होता। लेकिन मैं कैसे एसआईपी कर दूँ? वो तो 19,000 का है ना, 13,000 पे आता तो कर देता। मूर्खता भरी बातें। वैसे मूर्खता भरी बातें 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल बनाते हैं, बहुत बुरा लगता है देख के। ठीक है, सो फाइनल कंक्लूजन इज कि दोस्त, यहाँ पे मेरे हिसाब से शेयर होल्डर्स की बिल्कुल कोई गलती नहीं है। दे बॉट द बेस्ट बिजनेस, दे बॉट द बेस्ट कंपनी, बट कभी कभी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही हो सकते हैं और वो आपको रिटर्न ना दे जाए, ऐसा भी हो सकता है। यानी आपके इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने प्रॉपर एनालिसिस की है, अपना रिस्क रिवॉर्ड समझा है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो बहुत कुछ आपका लॉस हो गया है। बस यही हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स जिन जिन जो इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में, उनकी गलती नहीं है। बस सिंपल सी बात है, बस इतना ही बोलूँगा। अगर मैं कल को जाके इस यूट्यूब चैनल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसकी आगे की ग्रोथ को देख के, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में इसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैं अगर इनका एक शेयर है जिसमें मैं इन्वेस्ट करने लगूँ और मैं ये सोचूँ यार ये चैनल ना चल बहुत अच्छा रहा है, इसके व्यूज़ आ रहे हैं, और जैसे इस वीडियो पे आप देखो 500 व्यूज़, 235 व्यूज़, 396K व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, और मैं इन पर इन्वेस्ट करूँ और एक 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल की वैल्यूएशन का भी इन्वेस्टमेंट इस पर कर दूँ ना, तो भी मुझे नहीं लगता वो एक बुरा इन्वेस्टमेंट है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे 4 मिलियन की वैल्यूएशन मिल ही नहीं रही है, मुझे वैल्यूएशन ही 10 मिलियन की मिल रही है, और वहाँ पे मैं कहूँ कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, पता है क्या होगा? आने वाले कुछ सालों में ना ये 20 मिलियन भी पहुँच जाएंगे, और तब मेरा वो डिसीजन गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन था इनको 10 मिलियन पे खरीदने का, बट मैंने नहीं खरीदा। तो बस रिलायंस रिटेल पे भी जब हमने सर इन्वेस्ट किया ना, तो हमारा यही मानना था कि बिजनेस बहुत अच्छा है, ग्रो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और सच बताऊँ ना तो हमने जियो को देख के इन्वेस्ट किया था। ठीक है, जियो की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है शायद आप सभी उसको जानते हो, या जिस तरीके से बड़े बड़े टेलीकॉम बिजनेसेस को उसने फेल कर दिया, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो बनता ही था। ठीक है, खैर कंक्लूजन यही है कि मैं आज भी ये कहूँगा कि मेरा डिसीजन तो बिल्कुल सही था। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती थी, पर मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ गवर्नेंस में ही चीज़ें गलत रहीं, और एक थोड़ा सा बैड लक रहा कि मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रिलायंस रिटेल पर भरोसा किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा हुआ होगा तो माफ़ करना मुझे दोस्त, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी था पब्लिक के लिए देखना। फाइनली कंक्लूजन यही है, अनलिस्टेड मार्केट से बिल्कुल दूर रहें, लिस्टेड मार्केट्स के अंदर रहें। यहाँ पे अगर किसी को बाईबैक करना है ना तो 20-25 कंपलसरी बाईबैक जैसा कुछ होगा नहीं, डी लिस्टिंग होगी, और डी लिस्टिंग के लिए भी आपको पहले से पता चल जाएगा कि शेयर डी लिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो बस लिस्टेड मार्केट्स में रहें, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी हैं। रहने दीजिए अनलिस्टेड मार्केट का पंगा, ये सब बहुत जो अमीर लोग हैं उनके लिए है। अब जो अमीर लोग हैं वो भी फंसे हैं इसमें, उन्होंने केस किया है रिलायंस रिटेल पे, तो अगर ये जो डिसीजन है वो अप्रूव नहीं होता है सेबी द्वारा, या कोई ऑब्जेक्शन सेबी रेज नहीं करता है इस पे, या फिर और किसी शायद एनसीएलटी के अंदर कुछ और बॉडीज़ भी आती हैं जिनके पास ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट करने का, वो सब ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं तब जाके पास होगा। बट अभी शेयर तो टूट गया है, तो करंट जो सिचुएशन है वो यही है कि शेयर टूट गया है इनका। ठीक है, वैल्यू टूट गई है। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।